नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित और ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। राज्य में पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरा कार्यकाल प्राप्त करने में सफल साबित हुई है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम को बीजेपी हेडक्वार्टर में अपने संबोधन में किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को अभूतपूर्व जीत के लिए बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा ने राज्य में बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में सौंपकर इतिहास रच दिया है। उधर जम्मू कश्मीर के चुनाव में जम्मू रीजन में 28 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी अब मुख्य विपक्षी दल बन चुकी है और इस सब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा तो दिखा ही है, साथ ही बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों का जादू भी जनता ने किस सिर चढ़कर बोला है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बतौर स्टार प्रचार प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर प्रचार किया और खूब वोट बटोरे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी जनसभाएं रोड शो किए हैं। हरियाणा में उन्होंने भिवानी, दादरी, तोशाम, बवानी खेड़ा और झज्जर 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आमसभाएं रोड शो भी किए। इन 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने सफलता हासिल की है। हरियाणा और जम्मू में चुनाव प्रचार के दौरान जहां कांग्रेस और अन्य विरोधी दल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निशाने पर रहे, तो वहीं उन्होंने हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा भी किया। उनका दावा सही साबित हुआ। हरियाणा जम्मू चुनाव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सक्सेस रेट 83% रहा। हरियाणा चुनाव नतीजों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। हम सब मिलकर विकास की बात करते हैं, इसलिए बीजेपी का कमल फिर खिला है। हमें उम्मीद थी कि निश्चित रूप से भाजपा की सरकार ने जो 10 सालों में काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी की कार्यपद्धति का असर पड़ा है और यही कारण है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सीएम ने कहा कि मैंने खुद भी वहां का दौरा किया था। मैंने पहले भी कहा था कि असल में ये चुनाव कांग्रेस का नहीं था, बल्कि राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की बधाई भी दी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो आपको सुना देते हैं। जैसे कि हमको उम्मीद थी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 वर्ष की सरकार ने जो काम किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य पद्धति का जो असर पड़ा है, और यही कारण है कि हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे हरियाणा के सभी भाजपा के नेताओं को, पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके सभी मंत्री और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देना जा रहा हूं, जो निर्वाचन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने स्वयं ने दौरा भी किया और मैं उस समय निश्चित रूप से जो बोला था कि ये असली में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। राहुल गांधी 1 बार, 2 बार, 3 बार जिस प्रकार से वो अपनी कार्यपद्धति लेके चलते हैं, उसके बलबूते पर जनता उसको बहुत अच्छे से जानती है और भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। किसी के बारे में हल्का बोलना नहीं, अपने काम को लेके आगे चलना। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने भी यही लाइन रखी थी, नायब सिंह सैनी जी ने भी रखी है और यही लाइन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने डिजाइन की है कि हम सब मिलकर विकास की बात करते हैं और विकास की बात जनता पसंद करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की फतेह हुई है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लगातार प्रचार करने पहुंचे थे। उनकी सभाओं में जमकर भीड़ भी जुटी थी, भीड़ देखने को मिली थी और इसी वजह से बीजेपी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही थी और 5 सीटों पर जहां पर सीएम मोहन यादव ने प्रचार किया है, उनमें से 4 सीटों पर जीत हासिल की है, तो उनका सक्सेस रेट जो है वो 83% तक पहुंच गया है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता अंबिका शर्मा जुड़ रहे हैं। अंबिका जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। वाणी जी, पहले आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से जीत आपको मिली है, पूरे प्रदेश भर में आपको शुभकामनाओं का दौर जारी है और जश्न का माहौल भी देखा जा रहा है, लेकिन चर्चाएं काफी हरियाणा को लेकर थी कि यहाँ पर कांग्रेस की लहर दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस के तमाम सवाल हो सकते हैं क्योंकि आरोपों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। फिलहाल इस जीत को लेकर क्या आप कहेंगी? मुख्यमंत्री मोहन यादव की क्या भूमिका आप इस पूरी जीत में देख रहे हैं? मैं नमस्कार करती हूँ और मेरे साथ जो इस डिबेट में जुड़े हुए साथीगण हैं, मैं आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने अपनी काबिलियत और अपनी विश्वसनीयता का यहाँ भी एक उदाहरण दिया है, जिससे स्पष्ट साबित हो गया
कि हम वहां भी सफल हुए हैं। और एक जो चीफ मिनिस्टर का ही चेहरा नहीं है, ये एक सफल भाजपा के कार्यकर्ता की कार्य पद्धति का चेहरा है, ये इनकी नीतियों का, विकास का, राष्ट्रवाद का चेहरा है। और सबसे बड़ी बात, जनता ने जो जो गलत मुद्दे कांग्रेस ने जनता के सामने पेश किए थे, जो बेबुनियाद मुद्दे थे, चाहे वो अग्निवीर के थे, चाहे किसान के थे, और चाहे वो यशस्वी प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने के थे, जनता ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसे जहां मध्य प्रदेश से इनकी हालत बिल्कुल बेहाल कर दी और सुपड़ा साफ किया, हरियाणा में भी इसी प्रकार का एक इनको परिणाम दिया है। एक बहुत स्पष्ट कर दिया है जनता ने कि वे विकास के साथ खड़ी है, वो भाजपा की नीतियों के साथ खड़ी है। और हमारे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं इस प्रदेश में, जनता ये स्पष्ट चाहती है कि पूरे देश में ऐसा नेतृत्व हो, पूरे देश में भाजपा की सरकारें आए और इस देश का परचम लहराए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इनकी जो ओछी और गंदी बौखलाई हुई राजनीति है इसको हम उखाड़ फेंके। और ये जवाब मिला है राहुल गांधी को, जिनकी जलेबी बनाने की फैक्ट्री तो बंद ही हुई, बट साथ में इनके बेबुनियाद तर्क, बयान, सोच और गैर जिम्मेदार जो कृत्य हैं वो भी बिल्कुल जनता ने धुतकार दिए हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जो लहर बनी थी और जो कांग्रेस ने दावे हरियाणा को लेकर किए थे, उसके बाद तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी तंज कसेगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अंबिका जी, आप भी जुड़ गए, आवाज मेरी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी अंबिका जी, मैं सुन रहा हूँ। जी जी, चलिए ठीक है, चर्चा की शुरुआत हम आपसे करेंगे। जिस तरीके से एक लहर देखने को मिली थी, कहा जा रहा था, एग्जिट पोल में भी बताया गया था कि कांग्रेस की सरकार यहां बनती नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसके तहत ये तमाम कोशिशें, कांग्रेस के तमाम प्रयास फीके पड़ते नजर आए। और सिर्फ हरियाणा का ही दृश्य नजर नहीं आया, इससे पहले अपने मध्य प्रदेश की स्थिति देखी, एंटी इनकम्बेंसी थी, छत्तीसगढ़ में आपकी अच्छी खासी सरकार चल रही थी, और गुजरात में जिस तरीके से एक मौका था, लगातार एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई थी, वहां पर भी यही स्थिति नजर आई है। तो लगातार बीजेपी ने एक पैटर्न बना लिया है कि एंटी इनकम्बेंसी खत्म की जाती है, मुख्यमंत्री को बदला जाता है, तमाम लगातार जो टिकट बंटवारे पर काफी ध्यान दिया जाता है, और यही गलतियां कांग्रेस करती नजर आ रही है। टिकट बंटवारे में देरी हुई, लगातार तमाम गुटबाजी देखने को मिली, तमाम जो बागी प्रत्याशी उतरे वो भी हार का बड़ा कारण बने। आम आदमी पार्टी से गठबंधन आप नहीं कर पाए, उस समय नहीं हो पाया, तो जो 5-6 सीटों पर उसका नुकसान आपको झेलना पड़ा। ये तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम ने प्रचार वहां पर किया था, 5 सीटों पर प्रचार करने पहुंचे थे, 4 पर जीत हासिल की है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना जादुई व्यक्तित्व था, तो उत्तर प्रदेश में यह चमत्कार क्यों नहीं कर पाए लोकसभा के चुनाव में? वहां पर इनके व्यक्तित्व वहां पर प्रभावहीन क्यों हो गया? और यहाँ पर ये 4-5 विधानसभा क्षेत्र में जहां प्रचार करने गए हैं हरियाणा में, वहां पर अगर 3 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, 4 सीटों किसी 4 सीटों पर जीत जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई राष्ट्रव्यापी व्यक्तित्व है, कोई बहुत बड़ा चमत्कार उनके व्यक्तित्व में है। ये एक संयोग भी हो सकता है कि वहां पर वहां की पब्लिक की वजह से जीती हो वो सीटें, माननीय मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व की वजह से नहीं जीती हो। रहा सवाल वहां के हरियाणा के चुनाव का, तो हमारे जो मुद्दे थे, जनता के जो मुद्दे थे, किसान का, पहलवान का, नौजवान का, ये सारे के सारे मुद्दे बहुत ज्वलंतशील मुद्दे थे। पूरा देश इनकी समस्याओं को लेकर झंकृत था, स्तब्ध था। लेकिन आपके पास क्या वजह रही कि इन मुद्दों के होने के बावजूद भी, जनता के रुझान के बावजूद भी, और कांग्रेस की तैयारी के बावजूद भी, आपके एग्जिट पोल भी माने चुनाव के परिणाम के पहले तक बता रहे थे कि वहां पर स्पष्ट बहुमत वाली कांग्रेस की सरकार बन रही है, और सुबह 10 बजे तक वहां पर 60 सीटों पर हम आगे थे। फिर ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि ईवीएम में से पूरी भारतीय जनता पार्टी के वोट बगड़ना शुरू हो गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना शुरू हो गई? कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी जरूर है। मोटे तौर पर एक तो कांग्रेस पार्टी को
न केवल भारतीय जनता पार्टी से लड़ना पड़ता है बल्कि पुलिस से और प्रशासन से, ईडी से, सीबीआई से, इन तमाम एजेंसियों से लड़ना पड़ रहा है। बहुत बड़ी चुनौती का सामना कांग्रेस कर रही है, क्योंकि जो भी प्रशासनिक एजेंसियां हैं उनको ये टूल के रूप में उपयोग करती है भारतीय जनता पार्टी, कार्यकर्ता के रूप में, एजेंट के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। ये सारी की सारी परिस्थितियां। दूसरा, ईवीएम पर हमारा जो भी शुरू से शक रहा, आज भी हमारा शक कायम है, क्योंकि सारे प्रदेश का रुझान कांग्रेस की तरफ था, सत्ता परिवर्तन का मन था, मानस बना हुआ था, इसके बावजूद नहीं हुआ। ठीक है वाणी जी, देखिए पहलवानों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, तमाम मुद्दे कांग्रेस अपने पक्ष में मान रही थी और सुबह 10 बजे तक सब ठीक चल रहा था। उसके बाद कांग्रेस के हालात, जज्बात, तस्वीर सब बदल गई और ईवीएम इसकी वजह कांग्रेस बता रही। देखिए अंबिका जी बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस के, और मैं उनको प्रणाम करती हूँ, परंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया अपना वक्तव्य बोलते हुए। आप अगर कुछ सीटों के ऊपर, मैं 2 या 3 का ही उदाहरण दूंगी, सोनीपत और गुड़गांव, ये लोकसभा में कांग्रेस हाल ही में 4 महीने पहले जीती है, पर यहाँ पर विधानसभा के क्षेत्र में आप देखिए इनकी कितनी बड़ी हार हुई है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो बरगलाहट ये परोस रहे थे युवा को, किसान को, ये बिल्कुल फेल हो गई। इन्होंने सबने पहचान लिया कि कांग्रेस झूठ का व्यापार कर रही है, कांग्रेस की राजनीतिक मंशा बिल्कुल देश के हित में नहीं है। जनता ने ये भी पहचान लिया कि कांग्रेस जो इनको जिनके मुद्दों पे लेके जा रही है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, वो बिल्कुल खोखला हो गया है, एक वैक्यूम पहुंच गया है। दूसरी चीज, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज प्रॉपर पहुंच रही है वाणी जी। जी, और दूसरी चीज, ये जो बार बार जब ये बौखलाहट अपनी पेश करते हैं कि ईवीएम, पहले तो जहां ये जीतते हैं वहां सती सावित्री हो जाती है, और एक प्रदेश नीचे आ जाए हम दक्षिण के क्षेत्र में तो ईवी बिल्कुल ब्लैकलिस्टेड हो जाती है और ईवी भूत बन जाती है और ईवीएम इनका साथ नहीं देती है। तो ये भी इनकी बौखलाहट है, क्योंकि जितनी प्रशासनिक संस्थाएं हैं, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनके ऊपर अगर कोई बड़ा पुराना राजनीतिक दल ऐसी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां करता है तो इनके खोखले विचारों को ही प्रसिद्धि मिलती है। और इनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले के ऊपर जितनी तहकीकात करनी थी, संतोषजनक तरीके से करते हुए अपना निर्णय दिया था कि इस विषय के ऊपर और अधिक हमको कोई भी टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपना जो लेकिन वो कह रहे हैं कि तमाम तरीके की ताकतों के साथ ही बीजेपी से, पैसों से और शासन से, प्रशासन से हमें लड़ना पड़ता है, तो हमारी लड़ाई बड़ी हो जाती है। 50 साल तक देश में क्या होता रहा? 50 साल तक बूथ कैप्चरिंग होती रही, फॉल्स वोटिंग होती रही। अब जब सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, सब कुछ पारदर्शी हो रहा है और इनके झूठ के पुलिंदे कहीं पर हासिल नहीं हो रहे हैं, इनके जुमले कहीं पर सफल नहीं हो रहे हैं, इनकी गलत नीतियां और गलत उद्देश्य कहीं सफल नहीं हो रहे हैं, इसलिए इनको चीटा काट रहा है। इनकी सरकारें बनती थी झूठ के आधार पर, वो झूठ का जो ढेर था, वो रेत का जो पहाड़ था वो ढह गया है। इसलिए कांग्रेसियों को इतनी चिंता और इतनी बेचैनी हो रही है, और इसलिए अब कहीं तो अपनी हार का ठीकरा फोड़ना है, इसलिए चलो ईवीएम पे ही फोड़ दो, प्रशासन पे फोड़ दो। ठीक है अंबिका जी, जब हिमाचल प्रदेश के परिणाम आते हैं, जब उत्तर प्रदेश की लोकसभा के परिणाम सामने आए थे, तब इतनी तल्ख आवाज कांग्रेस के भीतर से ईवीएम को लेकर नहीं आती, लेकिन इस तरह की जब आवाज निकलती है और ईवीएम को खड़े सवाल किए जाते हैं, चाहे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने किए हो, ये हारने के समय ये सवाल खड़े क्यों होते हैं? और दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि तमाम तरीके से इन चीजों का दुरुपयोग किया गया, जिसके चलते हमें हार का सामना करना पड़ा। तो जिस तरीके से एक नजरिया है, जो विशेषज्ञों का नजरिया है, वो ये मानता है कि कांग्रेस को सजी हुई थाली मिली थी हरियाणा के भीतर, लेकिन गुटबाजी बड़ी वजह रही, पार्टी में एकता इकट्ठी नहीं कर पाए और सही तमाम तरीके से टिकट बंटवारा या फिर जो गठबंधन के मौके लगे थे, 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जो वोट ज्यादा मिले हैं बीजेपी के अंतर से, तो वहां पर भी आपकी सीटें आ सकती थी अगर गठबंधन आपका होता। ऐसे तमाम फैक्टर बताए गए हैं जिनके चलते कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, अगर नजरिया बदला जाए तो। देखिए, बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग का रवैया रहा पूरी काउंटिंग के दौरान, वो बड़ा आपत्तिजनक रहा।
एक छठवीं राउंड की जब काउंटिंग हो रही थी, उस समय चुनाव आयोग दूसरे तीसरे राउंड की काउंटिंग बता रहा था और इनको जीता हुआ बता रहा था, आगे सीटें बता रहा था। इससे एक प्रशासन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता ही है और बहुत संभावनाएं इस प्रकार की बन जाती हैं कि प्रशासन प्रेशर में काम करके और फिर पारदर्शिता पूर्ण तरीके से काम ना करे। ये तमाम परिस्थितियां हैं। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है कि कांग्रेस को न केवल भारतीय जनता पार्टी से लड़ना पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो एक प्रकार से पैसा का वितरण करती है, हमें कह लेने दीजिए पूरी तरह से। दूसरा, बाड़ी जी से मेरा निवेदन ये है कि राहुल जी के ऊपर उनके आचरण पर, उनके कद पर टिप्पणी करने से पहले ये देख लें कि राहुल गांधी वो नौजवान है जिसने 4,500 किलोमीटर पैदल यात्रा करके समाज के सभी वर्गों से, देश के सभी वर्गों की चिंता को से रूबरू हुआ है। और राहुल गांधी की वो विरासत है जो सत्ता को जिसने फुटबॉल बना दिया था यूपीए फर्स्ट में, प्रधानमंत्री पद को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए उनका कद तो बहुत बड़ा है और वो रहेगा, उन्हें सत्ता की भूख नहीं है। दूसरा निवेदन मेरा यह है कि ज्यादा बौराने की बात नहीं है, केवल 10 सीटों का फर्क है। हमारी 37 सीटें हैं, आपकी 48 सीटें हैं, 10-11 सीटों का फर्क। आपने बहुत बड़ा कोई चमत्कार नहीं कर दिया है, केवल मार्जिनल वोटों से हम लोग हारे हैं, लेकिन मन से नहीं हारे। हम उस पर अपनी चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, क्या परिस्थितियां रही हैं, हमारे आपसी लोगों में समन्वय स्थापित क्यों नहीं हो पाया, क्या वजह रही है। लेकिन एक आत्मविश्वास नजर आता है तो अच्छा लगता है, लेकिन ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े करना, यहाँ से कांग्रेस क्यों, क्या बचना कांग्रेस को चाहिए? ईवीएम का मुद्दा तो है ही, ईवीएम का मुद्दा तो जारी ही रहेगा, ईवीएम पर हमारी आपत्ति जारी रहेगी जब तक इस प्रकार से चुनाव आयोग निष्पक्षतापूर्ण तरीके से काम नहीं करेगा, हमारी आपत्ति हमेशा रहेगी। ठीक है, देखिए वाणी जी वो कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी को लेकर सीएम कह रहे हैं कि राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव रहा, कांग्रेस का चुनाव नहीं रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इतनी पदयात्रा की है, उनका एक अलग दर्जा है, आप इससे तुलना नहीं कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो पहला जवाब मैं इनको ये दूंगी कि कोई भी प्रशासनिक अमला दबाव में नहीं काम करता, प्रभाव में काम करता है, और ये कांग्रेस की मानसिकता है जो बिल्कुल मेरे को लगता है दुर्बल हो गई है, जो बिल्कुल मानसिक कंगालियापन पे पहुंच गई है, जो इस तरीके के बयान देते हैं। दूसरी चीज, राहुल गांधी की चाटुकारिता राजनीति करने के लिए भाजपा में हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है। ये आप लोग कांग्रेस में करते हैं, जो चाटुकारिता करते हैं वो भले और अच्छे बने रहते हैं कांग्रेस में, और कांग्रेस की मनोदशा तो बात मध्य प्रदेश में बहुत साफ है। 9 महीने में तो क्या कुछ नहीं हो जाता। अभी तक 9 महीने में इतना बड़ा नेता आपका हारा हुआ पटवारी, वो यहाँ पर अपनी कार्य समिति नहीं बना पा रहा है, उसमें समन्वय नहीं दे पा रहा है। यही हाल पूरे देश में कांग्रेस का है। इनके अंदरूनी कलह, इनके बिल्कुल असमंजस की स्थिति, इतनी बड़ी नेता शैलजा जी ने भी तो कुछ टिप्पणी दी है, आप उस पर भी तो गौर फरमाइए। और राहुल गांधी जो पूरे टाइम भेदभाव की राजनीति के लिए अपने वक्तव्य देते हैं, तो मैं आपको याद दिलाती हूँ अंबिका जी कि श्री कृष्ण जी जब अर्जुन को उन्होंने संवाद किया था तो वो ब्राह्मण बने थे, जब उन्होंने उनकी रथ चलाई थी तो शूद्र बने थे, जब उन्होंने बचपन बिताया था तो वो वैश्य थे। तो हमारे संस्कृति और समाज में ऐसा भेदभाव नहीं है जैसे आप लोग दर्शाते हैं। ठीक है अंबिका जी, देखिए जब तमाम तरीके से संगठन को लेकर काफी चर्चाएं होती हैं, संगठन क्यों कमजोर कांग्रेस का लगातार पड़ता जा रहा है, ये सवाल इस चुनाव के बाद फिर खड़े होंगे। तमाम तरीके से आप राहुल गांधी को लेकर जरूर कह सकते हैं कि वो लोग पदयात्रा उन्होंने की है, उतना असर संगठन के ऊपर नजर नहीं आया है, क्योंकि जमीन पर अगर कुछ असर पैदा भी होता है तो संगठन के चलते वो कमजोरी सामने आ जाती है, इसके चलते जो फायदा कांग्रेस को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की चूक ये नजर आती है। अगर आप तमाम आरोप लगाते हैं बीजेपी के, जो एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर आप कहते हैं, ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा है, जो सभी को लगता है यही सबसे बड़ी वजह है। कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, जितना सत्ता का गंभीरतम दुरुपयोग हो सकता है उतना ये लोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए। ये बिल्कुल जग जाहिर बात है। ये अपना खजाना खोल देते हैं।
ये पैसे का वितरण भी चुनाव में कर देते हैं। अभी आपको भोपाल की जानकारी होगी, 18-1900 करोड़ रुपए का वो ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई। दिल्ली और में भी एक सर गुजरात 500-600 करोड़ की। दिल्ली हाँ, में जो गुजरात पकड़ी की गई है, पुलिस ने उसका पकड़ी। RTI और का गुजरात की कार्यकर्ता पुलिस ने क्यों कांग्रेसी पकड़ी? है। क्योंकि उनको आपने गुजरात उनको के लोगों एक को पत्र पता भी था दिया है कि एक कोई पद वहां पर का मध्य स्थापित प्रदेश करने का के कोई लिए। बहुत बड़ा राजनेता प्रमाणित कार्यकर्ता है आपका। इसमें संलिप्तता है। और वो बात जाहिर हो गई है कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी के जो वहां उसका प्रमुख आरोपी है, उससे सीधे संबंध थे अनजानत से। और वो सब कल को अंबिका जी सारी की आपके सारी साथ बातें अगर कोई आरोपी आई। फोटो इस खिंचवाएगा प्रकार से तो आप उसके सहयोगी बन जाएंगे क्या? इस प्रकार का पैसा इन लोगों के पास आता है, और ये नंबर 2 का जो काला धन आता है, उसका फिर पैसा तो चुनाव 50 में साल जो लगाते कांग्रेस ने हैं। शासन इस किया पूरे देश में, प्रकार से आपके पास अनैतिक तो तरीकों राहुल गांधी के पास तो अपनाते हैं, अपार काले पैसा धन होना का चाहिए। प्रचुर मात्रा में उपयोग करते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। इस देश में लोग भूखों मरने की स्थिति में है। वोटों को ये लोग खरीद लेते हैं, वोटों की बोली लगाते हैं। इन्होंने राजनीति को व्यापार बना लिया है, इन्होंने राजनीति को सेवा नहीं बनाया। ये लोग व्यापारी हो गए, बाजार बना दिया राजनीति को। ठीक है, लेकिन अंबिका जी, जिस तरीके से दिल्ली में भी ये मामला सामने आया था, वहां पर भी कांग्रेस के नेताओं की संलिप्तता पाई गई है, उसको लेकर भी लगातार जांच पड़ताल जारी है। अगर ये आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं तो तीन उंगली आप पर भी उठ रही है। सवाल ये देखिए, हमारे कांग्रेस के नेताओं की कोई संलिप्तता दिल्ली में नहीं है, लेकिन यहाँ तो जग जाहिर है, यहाँ तो सब पता है आपको। राजधानी में ये सब हो रहा था। राजधानी में है कांग्रेस के जिनको अपॉइंटमेंट लेटर मिली है कांग्रेस के लेटर हेड पे। अगर कोई नेता अभिनेता के साथ कोई भी अनजान व्यक्ति आके फोटो खिंचवाता है तो ऐसे आमतौर पे होता है, क्योंकि ये बड़े चेहरे, पब्लिक चेहरे रहते हैं, तो इसमें हम दोष ऐसे नहीं दे सकते हैं और ये बेबुनियाद हो जाता है। और मुझे आप ये बताइए अंबिका जी, 50 साल अगर कांग्रेस शासन में था पूरे देश में, तो मतलब कांग्रेस के पास तो अनगिनत पैसा होगा। तो मतलब बिल्कुल ठीक है, जहां अपराध होता है वहां कांग्रेसी कार्यकर्ता पेश हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जहां बड़े अपराध होते हैं वहां कांग्रेसी बिल्कुल उनके साथ तारें जुड़ी हुई होती हैं, शोल्डर की हुई होती हैं? ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि आपराधिक मानसिकता आप लोगों की पार्टी का एक अंग बन चुकी है। इसलिए सवाल अंबिका जी ये कि कांग्रेस स्वीकार क्यों नहीं करना चाहती? आप तमाम तरीके से कांग्रेस चाहे आरोप भी लगा लीजिए, इनका अर्थ क्या हो जाता है? मुझे लगता है जितने देर स्वीकार करने में होगी उतना समय और भी जाएगा और लगातार जो हार का सामना नुकसान करना पड़ रहा है वो आपको होता रहेगा। स्वीकार करना तो एक बात है, स्वीकार करना एक बात है। कांग्रेस अब विलुप्त होने वाली है, ये देश कांग्रेस मुक्त होने वाला है। कांग्रेस कभी विलुप्त नहीं होगी। आप लोगों की सुनिए, आप लोग जब 2 थे, हाउस में केवल 2 सीटें थी, आपकी संसद में 2 सीटें थी। उस समय भी हमारे राजीव गांधी जी आपके अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी का सम्मान करते थे। पहले तो आप अपने मोहन भागवत की भावनाओं का आदर करते हुए कि उन्होंने कहा विपक्ष नहीं प्रतिपक्ष कहिए। आप जिस प्रकार से राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और किए हैं, इसके बावजूद उस नौजवान की छवि आप लोग खराब नहीं कर पाए हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अंतर्गत जो राज्य सरकारें काम कर रही हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री एक विश्वसनीयता की पहल और एक विश्वसनीय चेहरा बनकर पूरे देश में प्रचार और रीति नीति और हमारे विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से हम सफल होंगे। आगे के लिए भी हमारे जितने भी चुनावी विकल्प हैं। ठीक है, देखिए कांग्रेस कितना चिंतन करती है, भारतीय जनता पार्टी लगातार अग्रसर है, अपनी रणनीति कामयाब भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस को चिंतन करने की आवश्यकता ऐसे नजर आती है। समय इतना ही है, बहुत तार्किक चर्चा आपने की है, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। अंबिका जी बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। वाणिज्य आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार हरियाणा चुनाव को लेकर अभी भी बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है कि साजी हुई थाली कांग्रेस को मिली थी, लेकिन कांग्रेस उस थाली का स्वाद नहीं चख सकी, जिसके चलते कांग्रेस को लेकर अब ईवीएम के तमाम ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है यह चुनाव कांग्रेस का नहीं बल्कि राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव है। और हरियाणा के चुनाव में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की भूमिका को लेकर भी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, लेकिन बीजेपी का मानना है तमाम कार्यकर्ता जुटते हैं और उसी का फल भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।